इस कहानी की शुरुआत जंगल में एक आदिवासी को दिखाते हुए होती है जो कि किसी चीज से डरकर भाग रहा था और वो भागते भागते नदी में गिर जाता है। और जब वो नदी से बाहर आने की कोशिश करता है तो टहनी ऊपर से अपने आप टूट जाती है। जिस टहनी को उसने पकड़ा होता है वो पानी में गिर जाता है। पानी में अनजान चीज आकर उसे पानी के अंदर खींच लेती है और पानी में कुछ पत्तियां गिरने लग जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर कंपनी के जो हेड होते हैं वो गोल्डन नाम के एक आदमी से कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम जुकाम से लेकर कैंसर तक की हर एक बीमारी की दवा हमें दोगे, लेकिन तुम ऐसा ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम ये सारा प्रोजेक्ट एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। गोल्डन अपने साथी डॉक्टर जैक से कहता है कि इन्हें बताओ। डॉक्टर जैक इन्हें एक फ्लावर के बारे में बताता है जिसका नाम होता है प्लेनेनिया इमोटिस, जिसे कि विल्ड और क्लिड भी कहा जाता है। और ये फूल 7 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खिलता है। और वो कहता है कि साल 1892 में पहली बार इस फूल को देखा गया था और इस फूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो इंसान के सेल्स को कुछ आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे ना कि इंसान काफी लंबे समय तक जिएगा बल्कि काफी लंबे समय तक इंसान जीवान रहेगा। हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमें कुछ महीनों पहले इस फूल का एक सैंपल मिला था जो कि बोर्डियो से लाया गया था और हम उस फूल पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो रिसर्च के दौरान खराब हो गया। इसीलिए अब हमें दूसरे फूलों की जरूरत है। लेकिन बुरी बात ये है कि अब ये फूल सिर्फ 2 हफ्तों के लिए खिला रहेगा और हमें ये फूल किसी हाल में पाना होगा, वरना 7 साल के बाद हमें ये मौका मिलेगा। और इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम वार्नियो में जाओ और सारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम किसी भी हाल में उस फूल को हासिल कर लो। अब बोर्नियो जाने के लिए 6 लोगों की टीम तैयार होती है, लेकिन इन सभी को बोर्नियो जाने से पहले एक बड़ी नदी को पार करना होगा और ये वक्त बारिश का होता है, इसीलिए कोई भी सेलर अपनी बोट को पानी में नहीं उतारना चाह रहा था। लेकिन बिल जॉनसन नाम का एक आदमी ने भारी रकम देकर नदी के दूसरी तरफ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये 6 लोग बिल जॉन और उसके असिस्टेंट बोर्नियो जंगल जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल जॉनसन का अपना एक बंदर भी होता है जिसका नाम कॉन्ग होता है। खैर अब ये पूरा दिन नदी में सफर करने के बाद रात में जब सफर कर रहे होते हैं तो कॉन्ग देखता है कि ऊपर एक आम का पेड़ है। वो उस आम को खाने के लिए उस पेड़ को पकड़ लेता है और बोट आगे बढ़ जाती है। लेकिन कॉन्ग भी लगातार जंगल के उस रास्ते से भागकर उस बोट का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पीछे से कोई बड़ी चीज उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं अगली सुबह में बिल जॉनसन को दिखाया जा रहा होता है जो कि अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है और उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी वो लड़की एक सैटेलाइट पर फोन से बात कर रही होती है, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो बोट के एक कोने में चली जाती है और वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है जो कि खुल जाता है। वो लड़की नदी में गिर जाती है। उसके सभी साथी उसे अपनी बोट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एक मगरमच्छ आ जाता है जो कि उस पर हमला कर देता है। लेकिन उससे पहले वो लड़की को मगरमच्छ मार पाता। बिल जॉनसन पानी में कूदकर उस मगरमच्छ को मार मार के अपनी बोट में वापस आ जाता है और तभी उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई चीज पानी के अंदर खींच लेती है और अब ये सब के सब उस नदी के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद बिल जॉनसन का वो बंदर जिसका नाम कॉन्ग होता है और वो बंदर वापस बोट पे आ जाता है। वो काफी डरा हुआ भी था। बिल उसे अपने कंधे पे बैठाता है और शांत करता है। खैर अब ये जब रात में आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक बारिश होने लग जाती है। बिल डॉक्टर जैक को बताता है कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये खतरनाक रास्ता है, इसलिए हमें घूमकर जाना होगा। लेकिन डॉक्टर जैक इस पर कहता है कि हम घूमकर नहीं जा सकते क्योंकि उस फूल को पाने में हमें सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तुम्हें असलियत में नहीं पता कि उस फूल की कीमत क्या है, उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। तभी बिल डॉक्टर जैक से कहता है कि तुम चाहते हो कि हम इस खतरनाक से रास्ते से आगे बढ़े तो तुम्हें हमें $50,000 और देना होंगे और डॉक्टर जैक इसके लिए मान जाते हैं। साथ ही बिल एक और शर्त रखता है और कहता है अगर कि कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको वही करना होगा जो मैं कहूँगा और जैक भी इस बात पर कहता है हाँ ठीक है। और अगले सुबह जब ये लोग नदी के आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये बिल देखता है कि सामने बाढ़ आई हुई है और कचरे की वजह से इनका स्टीयरिंग भी जाम हो जाता है, जिनकी वजह से इनकी बोट लगातार आगे बढ़ने लग जाती है और बिल समझ जाता है कि आगे खतरा है, इसीलिए वो सभी सोते हुए लोगों को जगा देता है और अब वो उस बोट को रिवर्स करने के लिए उसके प्रोपेलर ऑन करता है, लेकिन प्रोपेलर भी काम नहीं करते। अब ये इनकी बोट एक बहुत ही बड़े पानी के झरने के नीचे गिर जाती है। हालांकि सब लोगों में से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन अब ये लोग अपनी बोट को खो चुके थे और बिल लोगों से कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है, वहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, वो बोट को चलाता है और अब हम किसी भी तरह वहाँ तक पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। फिर इन लोग को 2 रास्ते बताता है, जिसमें एक रास्ता नदी का होता है जहाँ पर जाने के लिए 2 दिन लगेंगे और दूसरा रास्ता होता है जंगल की तरफ से। अगर जंगल की रास्ते की तरफ से हम लोग गए तो शाम तक आसानी से पहुँच जाएंगे। बिल सैटेलाइट पे पहुंचकर अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी बोट की जरूरत है और उसका
दोस्त ही $5000 के चक्कर में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये सबके सब जंगल के रास्ते से होकर उस नदी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आगे बढ़ने पर रास्ते में उनके पास एक तालाब आता है। और जब ये सब लोग पानी में घुस जाते हैं तो उनका एक साथी कहता है कि मुझे पानी के नीचे कोई चीज महसूस हुई। वो इसके बारे में सभी लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। और इन सब में जो सबसे पीछे होता है वो अचानक से पानी में कहीं गायब हो जाता है। सभी लोगों को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन तभी वो अचानक पानी से बाहर आता है। लेकिन एनाकोंडा के मुंह में वो उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और वो एनाकोंडा उसे पानी के अंदर ले जाता है। डर के मारे ये सभी के सब पानी के जल्दी से बाहर आ जाते हैं और ये सब के सब बहुत बुरी तरीके से डर चुके होते हैं। विल ने समझाता है कि ये एनाकोंडा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को पूरा खा जाते हैं। और इतने बड़े सांप का सिर्फ एक ही इलाका होता है जो कि मीलों तक फैला होता है और अब हमें दूसरी तरफ जाने पर भी कोई एनाकोंडा नहीं मिलेगा। इस बात पे गोल्डन विल से कहता है कि ऐसी क्या गारंटी है कि वो एनाकोंडा हम लोग का पीछा नहीं करेगा। तो विल गोल्डन को बताता है कि कोई भी एनाकोंडा इंसान को जब निकल जाता है तो उसे खाने में कम से कम 1 हफ्ता लेता है और इसीलिए हम लोग के पास काफी टाइम है। और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की जो हेड होती है जिसका नाम गेन होता है, वो कहते हैं कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को खत्म करती हूँ। तो जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर उस फूल तक पहुँचना चाहता हूँ। और सैम कहती है कि सबसे पहले हमें बोर्ड पर पहुँचना चाहिए। बोर्ड पर पहुँचने के बाद हम फैसला करेंगे कि आगे हमें करना क्या है। लेकिन विल जैक को कहता है कि अगर हम एक बार भी बोर्ड की तरफ पहुँच गए तो ये सफर यहीं पर भी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर पहुँचा दूंगा। जिस पर जैक कहता है कि तुमने हमसे एक वादा किया था। और विल कहता है कि सौदा खत्म हुआ, कि मैं नहीं चाहता किसी और इंसान की भी जान जाए और ना ही मैं इस बात की पूरी गारंटी को लेकर कहता हूँ कि आगे कोई हमें एनाकोंडा नहीं मिलेगा। और अब ये सबके सब इस खतरनाक जंगल से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में विल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था और रास्ते में उसके और हमारे बीच में एक सौदा हुआ। उसने हमें $50,000 देने का और वादा किया और इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता। और तभी ये सब लोग जंगल के रास्ते से बोर्ड पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों में से एक साथी के पीठ पर नीली जोके चिपक जाती हैं, खून चूसने वाली। इसीलिए विल एक एक करके उन सभी को छुटाना शुरू कर देता है और ये सब यहाँ पर बैठ जाते हैं। और इनमें से जब गोल्डन अपने जूते उतार कर वापस पहन रहा होता है तो विल का असिस्टेंट उसे मना कर देता है और तभी वो उसके जूते के अंदर से एक मकड़ी निकालता है और वो गोल्डन को बताता है कि अगर ये मकड़ी तुम्हें काट लेती तो तुम्हारा शरीर 2 दिन के लिए पैरालाइज हो जाता। और तभी जैक उस मकड़ी को एक डिब्बे के अंदर कैद कर लेता है और वो कहता है कि तुमने शरीर को शून्य करने वाली एक दवाई की खोज कर ली और इस मकड़ी के हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। और दूसरी तरफ हमें विल के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास एक बोट होती है और जिसे देने के लिए वो उन लोग के पास आ जाता है। फिर अचानक से उसकी बोट की तरफ एक एनाकोंडा आ जाता है और वो उसे पूरा निकल जाता है। उसकी बोट कंट्रोल खोल देती है और नदी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और विल और उसके साथी भागकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पाते हैं कि ये बोट तो ब्लास्ट हो चुकी है और अब बोट में जितना भी जरूरत का सारा सामान होता है वो ये सब लोग निकाल लेते हैं। और विल का जो साथी होता है वो इन सबको बताता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो हजारों साल पहले यहीं पर रहते हैं और अगर हम लोग उन्हें ढूंढ लें तो हो सकता है कि वो लोग अपनी नाव हमें दे दें। और इसीलिए सब लोग उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पहुँचने के बाद विल के दोस्त की वही बॉडी दिखाई देती है जिसे एनाकोंडा ने उगल दिया था और विल उन्हें बताता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के बाद बहुत ही सुस्त हो जाता है और वो अपने पेट से शिकार को तभी निकालता है जब उसे अपनी चारों तरफ खतरा महसूस होता है। और ये वो एनाकोंडा नहीं है जिसने हमारे साथी को मारा था, बल्कि कोई दूसरा एनाकोंडा है और ये दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया है क्योंकि इनके मिलन का टाइम है और हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी हाल में उन आदिवासियों तक ही पहुंचना होगा। और कुछ ही देर बाद ये लोग उन कबीलों तक ही पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आकर ये देखते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ कंकाल पड़े हैं और कबीला पूरी तरीके से उजड़ चुका होता है। यहाँ पर एनाकोंडा की सड़ी हुई बॉडी पड़ी होती है। इसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन जैक कभी भी किसी भी तरह से उस फूल को ढूंढना चाहता था और तभी यहाँ पर जैक देखता है कि उस आदिवासियों ने यहाँ पर फूल की उस पेंटिंग बना रखी है और ये देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर वो फूल इन लोग के आसपास ही है। लेकिन जैक की अब कोई बात नहीं सुनता, इसीलिए ये सब लोग रात में एक बोट को तैयार करने लग जाते हैं। और तभी हमें गोल्डन को दिखाया जा रहा होता है जो कि जैक के बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है और गोल्डन को उसके बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन मिलता है और वो पिस्टल और सुबह सैटेलाइट फोन विल के उस दोस्त का होता है जो कि इन्हें लोगों को लेने के लिए बोट से आ रहा था और जिसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को ये पिस्टल और वो सैटेलाइट फोन मिल गया था और जैक ने किसी को बताया नहीं था क्योंकि वो उस फूल के बिना इस यहाँ से जगह से जाना नहीं चाहता था। और जैक सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करता है। गोल्डन उस मकड़ी को उसके हाथ पर रख देता है जो कि उसे काट लेती है और वो वापस से स्पाइडर वाली मकड़ी को डिब्बे के अंदर कर लेता है। वो गोल्डन के काटने पर गोल्डन पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है और थोड़ी देर बाद सैम जब उसके पास जाती है तो वो पाती है कि गोल्डन कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और वो समझ
जाती है कि हो ना हो ये सब कुछ जैक ने किया है। वो जैक के पास जाती है, वो कहती है कि आखिरी बार गोल्डन के पास तुम थे और तुमने ये सब क्या कह दिया, और वो कुछ नहीं बोल पा रहा है।